दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज के वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि कोई भी कंपनी हो, अगर वो कंपनी अपने बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस को जानना चाहती है तो वो कंपनी प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेगी, है ना। तो अभी आप लोग क्लास 11th में पढ़ के जो आए हैं उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, जिसका फॉर्मेट आप लोगों को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे मिला था। किस पे? हॉरिजॉन्टल पे। मतलब आप लोगों ने इस टाइप के फॉर्मेट पे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। अमाउंट का डेबिट कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट का क्रेडिट कॉलम एंड पर्टिकुलर। इस फॉर्मेट पे आप लोगों ने क्लास 11th में प्रॉफिट निकालना सीखे थे। लेकिन जब हम इस फॉर्मेट की बात करें कि कहाँ एडाप्ट होता है तो आंसर निकल के आएगा कि ये फॉर्मेट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये जो होते हैं वो लोग इस फॉर्मेट पे अपने प्रॉफिट या लॉस को निकालते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे कंपनी की कि कंपनी का प्रॉफिट निकालना है तो उस केस में ये फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता है, ये फॉर्मेट कट जाता है। तो अब आप लोग के दिमाग में ये होगा कि कौन से फॉर्मेट को फिर हम पढ़ेंगे। तो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो फॉर्मेट बताया गया है वो कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 पार्ट 2 में बताया गया है कि कंपनी अगर प्रॉफिट निकालना चाह रही है या लॉस जानना चाह रही है तो वो कौन से फॉर्मेट पे अपने प्रॉफिट या लॉस को निकालेगी। तो डिटेल डिस्कशन इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग कंपनी के पीएल का फॉर्मेट क्या है। और एक चीज़ ध्यान भी रखिएगा, इसको आप लोग अकाउंट भी बोलते थे, लिखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये कंपनी का फॉर्मेट है और इसको किस नाम से बोलते हैं तो इसका नाम सबसे पहले देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं यूज हुआ है, जबकि 11th में जब आप लोग पढ़ते थे तो इसके आगे अकाउंट वर्ड यूज होता था, है ना। तो अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता है जब कंपनी का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आप पीएल बनाते हैं, बल्कि अकाउंट की जगह क्या यूज होने लगता है? स्टेटमेंट। और जो भी स्टेटमेंट होता है वो कभी भी अकाउंट नहीं होता है। तो ये आपका नाम हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट नहीं लगाइएगा दोस्तों, अकाउंट नहीं लगता है ना। और ये उसका फॉर्मेट दिया है, वर्टिकल फॉर्मेट इसको बोलते हैं। कौन सा फॉर्मेट बोलेंगे? वर्टिकल। ये वर्टिकल फॉर्मेट होता है ना। हॉरिजॉन्टल पे ये था। अब जब आपने ये फॉर्मेट देखा तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेट में हम लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी का ये प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, उस कंपनी का सबसे पहले यहाँ नाम लिखते हैं। उसके बाद कौन सी डेट को बन रहा है वो जस्ट उसी के नीचे लिखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगा वो डेट मेंशन कर देंगे, है ना। इस साइड में अमाउंट, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं इसलिए रुपीस का साइन है, अदर कंट्री होगा तो उसका होगा। इसके बाद जब कॉलम की बात करेंगे तो 4 कॉलम यूज किए जाते हैं कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय। पहला कॉलम पर्टिकुलर का होता है, दूसरा नोट नंबर का होता है, तीसरा अमाउंट करंट ईयर का होगा और चौथा अमाउंट प्रीवियस ईयर का होगा। मतलब इस फॉर्मेट में आपको कंपनी का जो अमाउंट शो होगा वो 2 अकाउंटिंग ईयर का शो होगा। एक करंट ईयर के अकाउंटिंग ईयर का तो शो होगा ही होगा, प्लस कंपनी ने प्रीवियस ईयर में कैसा परफॉर्मेंस किया था उसकी भी फिगर यहाँ पर शो होती रहेगी। तो देखिए दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको दिखा होगा। जो ये लोग जो इस फॉर्मेट पे आप लोग पीएल बनाते थे, यहाँ करंट ईयर के सारे फिगर दिखते थे और यहाँ देखिए 2 साल के फिगर दिख रहे हैं। फ़ायदा क्या है? यहाँ पर कंपेयर करना आसान है।
हर एक शेयर होल्डर, कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट जो करता है शेयर के फॉर्म में, वो शेयर होल्डर होता है, तो वही कंपनी का मालिक भी होता है। तो हर एक शेयर होल्डर कंपनी के 2 साल के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता है। ये एक फ़ायदा है इसका। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे, है ना। अभी फॉर्मेट को पहले समझते हैं। सबसे पहले जब हम ये इसमें फिल कर लेते हैं पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो उसके बाद सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो एक्टिविटी करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, मीन्स कंपनी जो एक्टिविटी करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी, उस एक्टिविटी से बिजनेस को जो भी इनकम हुआ है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाया जाएगा। बिजनेस को मीन्स कंपनी को चलाने से जो इनकम हुई है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखना है, आप लोग उधर सेल लिखते थे, इस फॉर्मेट पे लिखते थे सेल, है ना। वही सेल का नाम यहाँ बदल के क्या रखा गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कंपनी को चलाने से होने वाले इनकम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, कंपनी जिस एक्टिविटी को करने के लिए बनाई गई थी, उस एक्टिविटी को करने से जो भी इनकम होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रखेंगे, और उसके अलावा कंपनी को जितनी भी इनकम होगी वो अदर इनकम में रखे जाएंगे। क्लियर हो गया। कंपनी को जिस एक्टिविटी के लिए बनाया गया था, उस एक्टिविटी से जो इनकम होगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रखेंगे, और उस एक्टिविटी को छोड़ करके बाकी जितनी जगहों से इनकम होगी कंपनी का, वो सब का सब अदर इनकम में रखा जाएगा। ठीक है। इस तरीके से जब दोनों का सम कर लेते हैं तो मालूम हो जाएगा कंपनी की टोटल इनकम 1 साल की क्या हुई। ठीक है। टोटल इनकम 1 साल की कंपनी की क्या हुई वो मालूम हो जाएगा। जब आप किसी कंपनी का टोटल इनकम निकाल लेंगे तो उस कंपनी का उस ईयर का टोटल एक्सपेंस अगर निकाल लें तो इनकम से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंस की बात में, है ना। तो सबसे पहले इनकम दिखाना है। जब इनकम टोटल आप निकाल लेंगे तो उसी के नीचे स्टार्ट करेंगे एक्सपेंस को। तो अगला हमारा पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आएगा कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब ये हो गया कि कंपनी जिस भी एक्टिविटी के लिए बनी थी, अब ध्यान दीजिएगा, जो भी कंपनी आप लोग बनाते हैं, जो भी कंपनी आप बनाएंगे, उस कंपनी में 2 वर्क होता है। एक प्रोडक्शन करना, आप प्रोडक्शन करके फिर सेल करेंगे, और दूसरा परचेज कर लेना और परचेज करके सेल कर देना, है ना। जो आप डायरेक्ट परचेज करके सेल कर देंगे वो बना बनाया आपके पास आएगा, और जो बनाने के बाद सेल करेंगे उसको बनाने के लिए उसमें यूज होने वाले सामान को पहले आपको खरीदना पड़ेगा। तो जो बनाने के लिए सामान यूज होंगे उन सामान को हम मटेरियल के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस नाम जानते हैं, मटेरियल। तो अगर कंपनी पहले प्रोडक्शन कर रही है फिर सेल कर रही है, तो प्रोडक्शन करने में कंपनी ने जितने भी रुपए के मटेरियल यूज किए हैं उसकी कास्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे, जिसका नाम दिया जाएगा कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक पॉइंट का आपको किया जाएगा, परेशान ना होइए। अभी फॉर्मेट में मेजर चीज़ें आपको समझा रहे हैं, हर एक का डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है, आप आगे के वीडियो देखते रहिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या रखेंगे, क्लियर हो गया। इसके बाद करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या रखेंगे, तो अभी आपको हमने बताया कि कंपनी या तो प्रोडक्शन करके सेल करेगी या फिर परचेज करके सेल करेगी। प्रोडक्शन वाला इधर दिखा दिए। अगर कंपनी परचेज कर रही है और परचेज करके सेल कर दी तो उस अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी ने कितने रुपए का परचेज किया, जितने रुपए का गुड्स परचेज किया होगा उसको परचेज ऑफ स्टॉक इन
ट्रेड में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ। रेड पेन मौका से देखिए लिखा गया है फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है कि सोचिए कंपनी कोई भी हो, एक अकाउंटिंग ईयर में वर्क करने के बाद उस कंपनी के पास कुछ न कुछ सामान बिक नहीं पाता जो बच जाता है, तो उसका स्टॉक हो जाता है। नेक्स्ट ईयर में जाकर ओपनिंग हो जाता है और साल के अंत में फिर कुछ नहीं बिक पाता है। तो हर एक कंपनी में कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है और कुछ क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को आपस में एडजस्ट करते हैं। कहने का मतलब ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद की जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड में रखते हैं, है ना। मतलब स्टॉक, जो स्टॉक बचा है कंपनी के पास, उस स्टॉक में होने वाली चेंजिंग, इसीलिए लिखा गया चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में होने वाले चेंज को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और कंपनी के पास इन्वेंट्री किस किस टाइप की होगी? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स को यहाँ से समझते हैं, कंपनी प्रोडक्शन का वर्क कर रही है फिर सेल कर रही है, तो जितना प्रोडक्शन कंपनी कर लेगी और उसे सेल नहीं कर पाएगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का। कंपनी ने जितना प्रोडक्शन कर लिया लेकिन उसे ड्यूरिंग द ईयर में सेल नहीं कर पाई, एंड ऑफ द ईयर में उसके पास बचा है, तो उसी को बोलते हैं कि ये फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है। तो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक दिखाएंगे। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल परचेज करके ले आया जाता है, और मटेरियल जब प्रोडक्शन प्रोसेस में चला जाता है, जब मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में चला जाता है तो वो मटेरियल का स्टॉक नहीं कहलाता है और ना ही फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कहलाता है। तो उसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ना ही ये मटेरियल के फॉर्म में है और ना ही फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में है, बल्कि उस पर काम हो रहा है। तो कितने रुपए का ऐसा मटेरियल है जो ना तो मटेरियल के फॉर्म में है और ना ही फिनिश गुड्स के फॉर्म में, बल्कि वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उस वैल्यू को हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में ला करके रखेंगे। स्टॉक इन ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है? जब कंपनी प्रोडक्शन नहीं परचेज करती है तो गुड्स को डायरेक्ट परचेज की और सेल कर देगी। तो जो गुड्स कंपनी परचेज करती है, अगर वह गुड्स ड्यूरिंग द ईयर में कंपनी नहीं सेल कर पाती है तो उसका उतने रुपए का गुड्स उस ईयर के एंड में बच जाता है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। तो वो क्लोजिंग स्टॉक किसका बोला जाएगा? तो वो क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक इन ट्रेड का बोला जाएगा। तो नाम देखिए नए नए हैं, लेकिन परेशान नहीं होगा, हर एक नाम का कॉन्सेप्ट सीख जाइए। सब कुछ प्रीवियस ईयर में जो पढ़ के हैं वही है। तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब हो गया कि कंपनी जिसमें अपने बिजनेस को डील करती थी वो प्रोडक्शन नहीं की, बल्कि उसको डायरेक्ट कहीं से परचेज करके लाई सेल करने के पर्पज से, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में वो सेल नहीं हो पाया बल्कि बच गया, तो वो स्टॉक इन ट्रेड में हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लेबर और एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट कंपनी करेगी, जो भी पेमेंट कर रही है कंपनी, वो सब एक्सपेंस हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाया जाएगा। फाइनेंस कास्ट में कंपनी के थ्रू इंटरेस्ट पे जो किया जाएगा, एक तरीके से कह लीजिए कि कंपनी के द्वारा लोन जो लिया जाता है, उस लोन में जितना भी खर्च होता है कंपनी का, वो सब खर्च फाइनेंस कास्ट के नाम से कंपनी दिखाती है। ठीक है। इसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है जो टेंजिबल असेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है यूज करने की वजह से, उस कमी को डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और इनटेंजिबल असेट की वैल्यू में जो कमी आ रही है उसको अमोर्टाइजेशन के नाम से लिखेंगे। कहने का मतलब फिक्स्ड असेट्स में जो दो पार्ट है आपके, टेंजिबल और इनटेंजिबल, उसमें टेंजिबल असेट की वैल्यू में आने वाली कमी को डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, इनटेंजिबल असेट की वैल्यू में आने वाली कमी को अमोर्टाइजेशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, वो यहाँ आएगा। इसके बाद है अदर एक्सपेंस। जो भी हमारा इन 6 पॉइंट में नहीं कवर हो पाया वो सभी एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे।
जैसे कमीशन देना, एडवर्टाइज करना, पैकिंग करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडिट फीस एक्सेट्रा, है ना। तो वो सभी एक्सपेंस को हम अदर एक्सपेंस में दिखाते हैं और इस तरीके से जब यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देंगे तो निकल के आएगा कंपनी ने एक अकाउंटिंग पीरियड में टोटल कितने रुपए का खर्च कर दिया, है ना। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस मालूम हो जाएगा। यहाँ पर टोटल इनकम मालूम हुआ था, देखिए थर्ड पॉइंट से, और हमें फोर्थ वाले पॉइंट से निकल के आया टोटल एक्सपेंस। अगर टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस हम माइनस कर दें तो प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। कहने का सेंस ये हुआ कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम तीसरे में से चौथे को माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो थर्ड में से फोर्थ को अगर माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर का मतलब होता है पहले। तो ये प्रॉफिट तो है लेकिन टैक्स से पहले की है। कंपनी ने कितना रुपया प्रॉफिट कमाया ये आपने निकाल लिया। कंपनी की टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस को आपने माइनस कर दिया तो कंपनी को कितने रुपए की प्रॉफिट हुई वो मालूम हो गया। लेकिन कंपनी अभी टैक्स नहीं दी है, अभी तो कंपनी ने प्रॉफिट निकाला। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस पर उसे टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो कंपनी टैक्स पे करेगी। तो प्रॉफिट में से हम टैक्स को भी लेस करेंगे, तब पता चलेगा हाँ ये एग्जैक्ट अब कंपनी का बचा हुआ प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर देंगे और जब टैक्स को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद दो एक पॉइंट और हैं, एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना। तो उन सब चीज़ों की हम बात अभी यहाँ नहीं करेंगे। जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहीं तक का है। एक दो पॉइंट और जो भी है, जो भी स्टूडेंट उसके बारे में सीखना चाह रहे हैं वो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो कर रहा है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और जो आपके काम की चीज़ है अगर उसकी बात की जाए तो ये आपके ही काम की चीज़ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की भी आवश्यकता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई डाउट हुआ है तो नंबर मेरा शो कर रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को डिटेल डिस्कस करके बताएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है, अदर इनकम में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, स्टॉक इन इन्वेंट्री क्या होता है। मीन्स हर एक पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो दोस्तों, चैनल अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया करे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए, जिससे हम लोगों को पता चले कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। इन केस आप कुछ अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं इंस्टीट्यूट को, कुछ इम्प्रूवमेंट और आप चाहते हैं तो कमेंट में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। उसके ऊपर भी वर्क किया जाएगा इस पूरी स्काईडियन एकेडमी की टीम्स के। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के इसी पॉइंट से रिलेटेड। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।